आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर इतिहास से। इतिहास। और पोस्ट ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर मैंने एमबीए किया उसके बाद से। एमबीए किया आपने? सर अच्छा। और इसके बाद आप सब्जेक्ट क्या लिया आपने? ऑप्शनल? एमबीए में सर ह्यूमन एलएसडब्ल्यू? ऑप्शनल सर एल। अच्छा। सर तो ये आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? ग्रेजुएशन सर किया था आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर? सर अच्छा, तो बिहार विश्वविद्यालय से? जी सर बिहार अच्छा विश्वविद्यालय। अच्छा अच्छा। और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमबीए कहाँ से किया आपने? सर ये डिस्टेंस एजुकेशन से किया था। उस समय मैं जॉब में था, तो मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अच्छा पत्राचार के माध्यम से किया था। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे बताएं, आप इतिहास के स्टूडेंट भी रहे और जालंधर से आपने एमबीए किया, तो इतिहास में जालंधर का सिग्निफिकेंस क्या है? सर इतिहास में पार्डन प्लीज सर। इतिहास में आप पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया, जालंधर कहाँ ऐतिहासिक रूप से आपको दिखाई पड़ता है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या? सॉरी सर आवाज कट गया, एक बार फिर से सर रिपीट किया जाएगा, क्लियर सुन पाए थे। नहीं समझ पा रहे? मैं जालंधर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे जानना चाह रहा हूँ। हिस्ट्री में कहाँ जालंधर का नाम आता है? हाँ सर, उस समय पंजाब के क्षेत्र में ही वो जालंधर था और पंजाब प्रांत से ही वो कनेक्ट था। अच्छा पंजाब क्षेत्र में आता था। अच्छा। वर्तमान में जालंधर किस चीज़ से जाना जाता है? जालंधर में सर साइकिल के कारखाना है, उद्योग है, इन कारण से सर जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हिस्ट्री के स्टूडेंट आप रहे हैं, आप मुझे इतिहास डिफाइन करके बताएं, इतिहास कहते किसको है? सर इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक चलने वाला निरंतर संवाद, जिसे सर हम इतिहास और एक सर इतिहास एक क्रमिक अध्ययन है। पूर्व के बीती गई घटनाओं को क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसमें सर हम उसके जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे साहित्य हैं, उसके आधार पर उसका सर हम लोग अध्ययन करते हैं, क्रमवार अध्ययन करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य की बात की आपने, तो ये दोनों साक्ष्यों में सबसे प्रामाणिक साक्ष्य आप किसे मानते हैं? इतिहास के विद्यार्थी होकर आप किसे प्रामाणिक साक्ष्य मानेंगे? लिखित साहित्य को कि पुरातात्विक साहित्य को? अच्छा अच्छा। एक चीज़ और बताइए, चूँकि आपने एमबीए भी किया, आप इतिहास के भी छात्र हैं, इसके बावजूद आपने एलएसडब्ल्यू को ऑप्ट किया, इसके पीछे रीजन? आप चाहते तो एमबीए को भी रख सकते थे, आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते थे, आपने पढ़ाई की, आप हिस्ट्री भी रख सकते थे, लेकिन आप एलएसडब्ल्यू का चयन करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? सर एमबीए के पढ़ाई में बहुत सारे पेपर इंडस्ट्रियल रिलेशन और सर लेबर लॉ से संबंधित, और सर मैंने हाल में ही 2011 में एमबीए किया था और बहुत सारी चीज़ मैंने इसे पढ़ा था। और सर इसके तैयारी के समय में जब मैंने एलएसडब्ल्यू में देखा तो उसके बहुत सारी चीज़ों पे मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, तो एक सर पूर्ण जानकारी थी। पर थोड़ी सर एक और यह भी थी कि चूँकि सर हम लोग के ये सर दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जैसे सर हम अपने एम्प्लॉय का ईपीएफ कटौती करते हैं, ईएसआई कटौती करते हैं, उसकी जानकारी सर हम बेहतर दे सकते हैं। दूसरा सर इसके अलावा हमारा सर श्रम प्रधान बिहार है सर, और सर हम लोग का जो दैनिक जीवन में भी सर जिस काम में भी हम लोग को श्रमिक से वार्ता होती रहती है, तो अगर सर इसकी एक बेहतर समझ रहेगी श्रम कानूनों की, तो सर बेहतर जानकारी से तो वो मेरे लिए सर ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने सर इस विषय का चयन। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ और बताइए नवीन जी कि आप इतिहास में भी हैं और एमबीए भी किया आपने, तो इतिहास में व्यवसाय से संबंधित बहुत बातें की गई। एक जगह
आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड में सार्थवाह, गुप्ता पीरियड में बहुत वो सार्थवाह था, गिल्ड सिस्टम के था। आप बता सकते हैं सार्थवाह किसे कहते थे? श्रेणी सिस्टम जानते हैं? सार्थवाह को आप, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं? सार्थवाह, सॉरी सर, आवाज एक मिनट इसकी। सार्थवाह, हाँ, सार्थवाह किसे कहते हैं? गुप्त पीरियड में सर किया था, लेकिन सर सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए, यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत में आई और पटना में भी सारी यूरोपियन कंपनियों की फैक्ट्रियां खुली। ये फैक्ट्री होता क्या था? सर एक व्यापारिक कोठी होता था और दरअसल उस समय उसको सर एक गोदाम की तरह सर यूज किया जाता था। अच्छा। ट्रेड के लिए एक सर गोदाम की तरह सर उसको यूज किया जाता था। उसके अलावा सर वहाँ रहने का भी जगह होता था और व्यापार की सारी सुविधाएं हों उस तरह सर उसको डेवलप किया गया था। और साथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सर उसके बाउंड्री भी सर कराया जाता था। जी, गुड गुड। अच्छा एक ये बताइए मुझे कि ये पटना कॉलेज आपने देखा है? सर पटना कॉलेज किसका था फैक्ट्री? किस यूरोपियन कंपनी का फैक्ट्री था? सर ये डचों का था। डचों की। गुड सर। अच्छा आप ये बताइए, अभी आप कहाँ कोई कार्यरत हैं? जी सर। कहाँ कार्यरत हैं? अभी सर मैं बिहार विकास मिशन में DRCC मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये DRCC मैनेजर जरा डिफाइन करिए मुझे। सर मुख्यमंत्री के सर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत प्रथम निश्चय है आर्थिक बल युवाओं को बल। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 योजना जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। इन 3 योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। उसी को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर कहते हैं। और उसी के सर प्रबंधक के रूप में सर मैं कार्यरत हूँ। मेरी अभी वर्तमान पदस्थापना, यानी कि जो बेरोजगार लोग युवक होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनको ऋण वगैरह आप प्रदान करवाते हैं? सर जो पढ़ाई करते हैं उनको सर हम लोग पैसे कराते हैं उपलब्ध, और सर जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको सर भत्ता दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना लोन मिल जाते हैं? सर 4 लाख रुपए तक। 4 लाख रुपए। वेरी गुड। सर अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो आपने किया है इसमें बिहार विकास मिशन से आपने किया, और इसके अंतर्गत और क्या आप देखते हैं? इस योजना के तहत और भी कुछ बातें हैं? सर हम इसके अंतर्गत 3 योजना देखते हैं। एक सर क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत सर 4 लाख रुपए ऋण की स्वीकृति मेरे स्तर से दी जाती है। दूसरा सर योजना है स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो इंटर के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो सर 1000 रुपये के हिसाब से 2 वर्षों के लिए स्वयं सहायता भत्ता दिया जाता है, प्रत्येक महीने उनके खाते में 1000 रुपये के हिसाब से। और तीसरा सर है कुशल युवा कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को 3 माह की निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दी जाती है। सर 3 योजना देखते हैं। तो आप तो बड़ी अच्छी योजना के साथ बिहार की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, फिर आप उसको छोड़ के प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर इसके 2 कारण हैं कि अभी वर्तमान में सर मेरी एक सीमित रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सर एक विभाग के एक छोटे से योजना के छोटे के पद पर कार्यरत हैं, और सर इस सर्विस में सर अगर आते हैं तो मेरा दायरा बढ़ेगा, एक बड़ी जवाबदेही के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। और साथ ही सर अभी मैं जिस पद पर काम कर रहा हूँ सर, यह एक कालबद्ध बड़ी योजना है, इसका एक सर फिक्स टाइम मैंडेट है, और सर ये कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है सर। अच्छा, अब मैं दूसरे सर से कहता हूँ कि वो भी आपसे कुछ पूछें, तो मैं उनकी ओर जा रहा हूँ, तब तक वो आपसे पूछें।
सर वॉइस नहीं आ रहा। उनकी आवाज़ मिल रही है? नहीं सर। सर आपकी गुंजन सर, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही। देखिए आपकी आवाज़ यहाँ तक आ नहीं रही, मेरे पास भी नहीं आ रही। आप उसको ठीक कर लें, तब तक मैं पूछता हूँ उनसे। आप मुझे बेरोज़गारी, चूँकि आप बेरोज़गारों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जितने भी बेरोज़गार हैं, और आपने बेरोज़गारी पढ़ा भी होगा, MBA में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, गरीबी बेरोज़गारी LSW में भी पढ़ा होगा। तो मुझे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं बता सकते हैं? घर्षणात्मक बेरोज़गारी किसे कहते हैं? सर घर्षणात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य है जब किसी तकनीक में परिवर्तन होता है और उस तकनीक में परिवर्तन के कारण जो अगर बेरोजगारी उत्पन्न होती है, सर उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सर मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक है सर प्रच्छन्न बेरोजगारी और सर दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी, या जिसे सर साइक्लिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। बिहार में बहुत गरीबी और बेरोजगारी दोनों है। एक प्रशासक के रूप में जब आप नियुक्त होंगे तो आपका विज़न क्या रहेगा इसमें, इस ओर को कम करने के लिए? आपके दिमाग में कोई योजना बनी हुई है कि मैं इसको इस तरह से इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करूँगा? सर बेरोजगारी की समस्या के लिए सर 2 तरीके के उपाय किए जा सकते हैं। एक सर शॉर्ट टर्म हो सकता है और एक सर लॉन्ग टर्म हो सकता है। एक सर लॉन्ग टर्म के विजन में देखा जाए तो सर उनकी प्रॉपर स्कूलिंग एजुकेशन, अच्छे सर उनको क्वालिटी का ट्रेनिंग दे करके एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया जा सकता है। और एक दूसरा सर शॉर्ट टर्म विजन हो सकता है कि अगर सर हम आसानी से वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करा दें तो सर हम बेरोजगारी को बहुत हद तक सर उसको स्वरोजगार में तब्दील कर सकते हैं। अगर सर वित्त की उपलब्धता आसान हो जाएगी तो सर बहुत जो बेरोजगार हैं वह स्वयं का अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। हमें उनको सर डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। अगर हम कोई एक इंडस्ट्री भी सेटअप करते हैं तो सर उसमें बहुत से बहुत हम 400 से 500 लोगों को नियोजन कर पाएंगे, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर सर हम 500 लोगों को वित्त उपलब्ध करा दें और उनको सर हम MSME सेक्टर के तहत सर उनको प्रमोट करें कि आप छोटे छोटे रोजगार करें, छोटी छोटी चीज़ों को बनाएं, जिससे कि हम उसको आपस में लोकल खपत कर लें। जैसे हमारे यहाँ सर कपड़ा बहुत इम्पोर्ट करके आता है, जो छोटा छोटा चीज़ इम्पोर्ट आता है अगर वह खुद से तैयार करें, उसकी वित्त उपलब्धता कराएं तो सर उसमें हम शॉर्ट टर्म में इसको सर हम लोग कुछ दूर कर सकते हैं। जैसे सर इस दिशा में जीविका भी काम कर रहा है और जीविका के द्वारा सर सतत रूप से सर उनको बहुत आसानी से ऋण की उपलब्धता या सर फंड की उपलब्धता करा दी जा रही है। और सर उस उपलब्धता के आधार पर वह फ्री है, उनको जो काम अच्छा लगता है वह अपने हिसाब से सर वह उस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सर 2004-05 के सर जो हमारी बिहार की 45% वो सर घट करके 13-14 में 33% आ गई। बढ़िया। एक अच्छे प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे प्रशासक के लिए सर उनको एक सोशल मोबिलाइजेशन गुण होना चाहिए कि वह सर कम्युनिटी के बीच में अपनी बातों को अच्छे से पहुंचा सके। एक सर उनको अच्छा श्रोता होना चाहिए कि वह जनता की समस्याओं को सुने, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके उस हिसाब से उस पर त्वरित कार्रवाई करें। और सर संवाद निपुण होना चाहिए और उनको सर वहाँ के लोकल भाषा में हर तरीके से बात करने में सर पारंगत होना चाहिए, ताकि उनको एक वहाँ के जनता को लगे कि यह हमारे बीच के आदमी, कोई प्रशासक नहीं है, हमारे बीच के आदमी। आप अपना 3 सबल पक्ष और 3 दुर्बल पक्ष बताएं। सर मुझे सर 14 साल का कार्य अनुभव है, ये सर मेरा एक सबल पक्ष है और जिसमें से मैंने 7 साल बिहार सरकार के साथ काम किया हूँ। दूसरा सर सोशल नेतृत्व की क्षमता सर है, सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स मेरा अच्छा है। और सर तीसरा सर
मेरे श्रम में सर सत्यनिष्ठा के साथ सर प्रतिबद्धता है। अगर मैं सर किसी चीज को डिटरमाइन करता हूँ तो सर मैं उसे पूरा करता हूँ। और सर 3 कमी की बात की जाए, सर कमी में मेरी राइटिंग सर थोड़ी खराब है, जिसे मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। इसके अलावा सर मुझे देर से सोने की आदत है, और सर मेरा ड्रेसिंग सेंस साधारण है। तो एक प्रशासक को तो भाई देर तक सोने वाली आदत तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप चूँकि अगर आप देर तक सोएंगे, प्रशासक को तो 24 घंटे चौकन्ने रहने की आवश्यकता होती है। सर देर से तो सोने की भले ही आदत है, लेकिन सर मुझे सुबह जगने की भी आदत है, और मैं सर सुबह नित्य 4 बजे जग जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप वेज कोड के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है वेज कोड? सर वेज कोड है जो लेबर लॉज हैं सर, 4 जो बेसिकली श्रम कानून थे, जो सर था श्रम अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। इन चारों एक्ट को सर मिला करके एक कॉमन संहिता बनाई गई है, और उसको सर नोटिफाई भी कर दिया गया है। उसी ही सर हम वेज कोड के नाम से जानते हैं। ऐसे करने के पीछे क्या रीजन है, क्या मंशा है सरकार की? ऐसे करने के पीछे सर मनता है कि सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, इसके पीछे है कि सर कानून जो है वह कम हो, जो हो कानून वह स्पष्ट हो। जैसे सर अगर मजदूरी की परिभाषा की बात करें सर, हर एक्ट में अलग अलग है, एक सर एक रूपता नहीं है। तो सर ऐसे किए जाने से एक रूपता आएगी, और सर प्रशासक को भी आसानी होगी, और सर श्रमिक को भी आसानी होगी कि एक रूपता रहने से, और प्रशासनिक जटिलता घटेगी। इसी सर उद्देश्य से यह वेज कोड लाया गया है। सर आपकी आवाज आएगी गुंजन सर, आपकी आवाज मिल रही है हम लोग को, बोले आप। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, लगता कुछ फॉल्ट है। ऐसा ही बोलिए, हटाकर बोलिए। वो निकाल के बोलिए, उसमें लगता है उसके अंदर में लगा है ना, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज? हाँ आई सर। हाँ अब आ रही है। अच्छा आ रही है सर। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताएं N95 मास्क कब होता है? N95 मास्क में सर N95 का अर्थ हुआ कि सर वो 95% तक जो सर पार्टिकल्स है उनको सर रोकता है, इसलिए सर उसको N95 मास्क दिया गया हुआ है नाम सर। मतलब उसके कितने साइज तक रोकता है? 95% तक सर। परसेंट या माइक्रोन? सर 95% तक सर रोकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है अभी, तो आप इसको कहां तक सही मानते हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में सर रोज एक नया खुलासा हो रहा है, और सर ये पूरा मैटर सीबीआई को दे दिया गया है, तो सर पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि सर अभी जो भी जानकारी है वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आ रही है। सर जांच पूरी हो जाएगी तो सर पूरा जानकारी आ जाएगा। तो मीडिया ट्रायल तो आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी आया था कि उसके पिताजी वो है, कल्प्रिट है, दोषी, लेकिन बाद में पता चला कि सीबीआई को केस क्लोज कर। तो आपको मीडिया ट्रायल कितना सही लग रहा है जो अभी चल रहा है? सर मीडिया ट्रायल पर बहुत ज्यादातर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर मीडिया के पास सर प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट आ रही है या कैसे आ रही है, सर उसकी कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है कि आपको किस दिशा में किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, उसका कोई सर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है।
लेकिन अगर सर सीबीआई किसी केस पर या किसी कोई अपना प्रेस रिलीज करेगा तो उनका एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, वह उसके एविडेंस के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ही कोई बात करते हैं, कोई कॉन्स्पिरेशन थ्योरी के आधार पर कोई बात नहीं करते हैं। तो सर वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है कि हम जो सीबीआई की जांच करेगी या जो उनका रिपोर्ट आएगा सर उस पर हम लोग उसको रिलाई करें। तो बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल है ये मुद्दा? तो सर वैसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सर एक पिता ने अपने पुत्र को खोया है और सर वह उन्होंने अपना जायज मांग रखा है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और क्योंकि सर वह बिहार से जुड़ा हुआ था और एक बिहार का नाम रोशन किया था, सर बहुत लोगों की उनके सेंटिमेंट बिहार से जुड़े हुए हैं, इससे सर लग रहा है ये यहाँ से ज्यादा फूल दिया जा रहा है। लेकिन सर क्योंकि यहाँ से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इसलिए सर ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि माइग्रेशन की समस्या और आत्मनिर्भर भारत योजना, इसको बिहार के संदर्भ में कैसे देखते हैं आप? सर आत्मनिर्भर भारत योजना एक सर कंप्लीट पैकेज है जो कि सर पूरे भारतवर्ष के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर ध्यान में रखा गया है, ध्यान में रख करके बनाया गया है। और उसका सर जो एक कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत में प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना, इसकी शुरुआत सर बिहार से ही की गई है। और क्योंकि सर जो माइग्रेंट लेबर्स आए हैं उसका कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा हिस्सा बिहार में लौटे हैं, इस कारण से सर जो रोजगार कल्याण योजना लागू किया गया है जिसमें सर 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, तो उससे सर सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा है कि सर एमएसएमई क्षेत्र के लिए जो पैकेज और उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं और रियायत सर जो दी जाएगी तो उसका भी लाभ सर बिहार उठा सकता है, क्योंकि सर एमएसएमई क्षेत्र में हमारे यहाँ सर बहुत सारा स्कोप है और उस स्थिति में से भी हम लोग सर एमएसएमई स्कोप से बिहार स्पेशली लाभ उठा सकते हैं। तो बिहार के संदर्भ में आप बताइए कि जैसे कोरोना में कई सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर आए लौट के, फिर वापस जाने का भी उनका हुआ क्रम, तो बिहार में तो लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है उनको। अगर मिलता तो वो जाते ही नहीं। ये सर बात है कि सर करीब बहुत सारे माइग्रेंट आए और सर उनको त्वरित रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने प्रोएक्टिवली होकर के बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसके तहत सबसे पहले उनका स्किल मैपिंग के लिए कोविड-19 पोर्टल बना करके उनकी स्किल मैपिंग की गई। और दूसरा सर जो हमारे बिहार में जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी नियोजक कार्य करा रहे हैं, उनकी एक सर मैपिंग करके श्रम साधन पोर्टल बनाया गया और सर जो भी काम चल रहे हैं उनको दोनों को मैच कराया गया आपके स्किल के हिसाब से, और जो बिहार में काम चल रहे हैं और मैच करा के उनकी पूरी कोशिश की गई कि उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए। साथ ही इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मैंडेज में वृद्धि की गई और मैंडेज के हिसाब से बढ़ा करके लोकल माइग्रेंट लेवल को काम करने प्रवासी श्रमिक को यहीं पर रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सर अभी 23 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए ताकि उनको राशन की सुविधा आराम से मिल सके। तो सर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन है क्या कि सर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारे श्रमिक वापस आ गए हैं। और सर रोजगार की आवश्यकता क्योंकि वह ऑलरेडी एक हाशिए की कम्युनिटी में है, तो सर ऐसा नहीं है कि वो 1 महीना या 2 महीना वेट कर सकते हैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए। उनको सर त्वरित रोजगार चाहिए और सर 2 दिन और 3 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर रोजगार सभी को मुहैया करा देना सर वाकई एक चैलेंजिंग जॉब था, जिसको सर बहुत हद तक मिटिगेट किया गया। और इसके लिए सर कुछ ब्रॉड विजन भी बनाए गए हैं, जैसे स्टार्टअप नीति और बिहार ने सर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में कुछ रिवाइज किए हैं। इसके अलावा सर SC/ST उद्यमी योजना के तहत सर उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ताकि सर MSME क्षेत्र को बढ़ाएं और MSME क्षेत्र के द्वारा सर जो रोजगार की समस्या है उसको सर दूर किया जा सके। आप मुझे बताएं एक डिफरेंस RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कोरोना में बहुत ज्यादा ये टर्म का यूज हुआ है। RT-PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी सर पूरा नाम भूल रहा हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आगे था सर। RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में अंतर क्या है कि सर RT-PCR टेस्ट का सर जांच करता है और जांच करके इसका रिपोर्ट थोड़ा ज्यादा समय में आता है और इसका रिपोर्ट सर एक्यूरेट रहता है।
लेकिन चूंकि हमें टेस्ट की संख्या बढ़ानी थी तो इस कारण से सर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लाया गया। यह क्या करता है कि सर एंटीजन को नापता है। एंटीजन सर वह मॉलिक्यूल है जिसके तहत सर यह डिटेक्ट किया जा सकता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। अगर किसी के ब्लड सैंपल में एंटीजन पाया जाता है, यह सर माना जा सकता है कि एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया है और वह किट के माध्यम से तुरंत डिटेक्ट हो जाता है। ट्रूनेट टेस्ट के तहत तो सर तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाता है और यह सर कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। इस कारण सर एंटीजन बहुत तेजी में किया जा रहा है और जो सस्पेक्टेड एंटीजन के पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको दोबारा रीसस्पेक्ट उसको कंफर्म करने के लिए उनके सैंपल को आरटी-पीसीआर भेजा जाता है और आरटी-पीसीआर क्योंकि सर उसके बाद उसका रिजल्ट थोड़ा देरी से आता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो सर कंफर्म आता है, तो सर उसको हम लोग मानते हैं। तो इसमें सेरोलॉजिकल सर्वे क्या है? सेरोलॉजिकल सर्वे सर दिल्ली में अभी किया गया है और इसमें सर एक टेस्ट करके देखा गया है कि हमारे कितने प्रतिशत आबादी के पास रोगों से लड़ने की क्षमता या उनके पास एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। ये सर एक आकलन किया गया है, उसी को सर सीरो सर्वे कहा गया है। सेरोलॉजी है क्या? सर इसमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन सर इजाजत दे तो सर गेस कर सकते हैं। हाँ बताए। सर मेरे ख्याल से सर जो सीरोलॉजी है वो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को नापने से संबंधित कोई सर प्रक्रिया है। नहीं देखिए, ब्लड में सीरम जो पाए जाते हैं ना, जिसके तहत आप मूल्यांकन करते हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप है, उसमें सीरम होता है। सीरम के तहत आप एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में आप उसका प्रतिशत को देखते हैं कि वो कितना है। आपने सही कहा कि दिल्ली में इसकी जांच हो रही है, तो सेरोलॉजिकल सर्वे से आप सीरम जो ब्लड में पाया जाता है उसके तहत हम व्यापक स्तर पे एक जनसंख्या को हम लोग देख सकते हैं कि उसमें उससे उसका क्या इफेक्टेड है या वो कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है या नहीं। आप मुझे ये बताएं कि सुपर स्प्रेडर क्या है? सुपर स्प्रेडर सर उस व्यक्ति को संज्ञा दी जाती है किसी एक व्यक्ति से इतने ज्यादा मैक्सिमम लोगों में वह डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है और जिससे बहुत ज्यादा संख्या में मरीजों को ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज, उसे सर सुपर स्प्रेडर कहा गया है। अच्छा, तो ये कौन हो सकता है? कोई भी सर, एनीबॉडी जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हो या जिसकी बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, बहुत ज्यादा लोगों से मिलता हो, तो कोई भी हो सकता है सुपर स्प्रेडर। बिहार में आदिवासी समाज कौन कौन से पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जनजाति का नाम और किस किस जिलों में है और राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं? सर एग्जैक्ट तो सर नहीं है, लेकिन सर हमें लगता है कि सर नवादा नालंदा के साइड में ही वो मिलेंगे, क्योंकि सर मैक्सिमम जो आदिवासी क्षेत्र थे वो सर झारखंड से कटने के बाद वो अलग हो गए हैं और बिहार में बहुत ही कम मात्रा में आदिवासी रह गए हैं। और सर हमें लगता है जो संथाल होंगे या मुंडा होंगे वो सर झारखंड से जो लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं उन्हीं में सर होंगे। पूर्णिया कटिहार में है सबसे ज्यादा, उसमें मुंडा है, संथाल है, आपका बिरहोर है, ये सब है। अच्छा, वो तो कोई नहीं। राज्य सरकार की कोई योजनाएं जो इसके साथ जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए चल रही हो? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। नवीन जी, अच्छा सर, जो अन्य योजनाएं हैं, अन्य सामाजिक योजना से तो उनको जोड़ा ही जा सकता है। जो अन्य वृद्धावस्था पेंशन चल रहा है, जो या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हो रहा है, इनका लाभ तो वो ले ही सकते हैं, लेकिन सर एसटी को टारगेट करके अगर कुछ विशेष योजना चलाई गई है तो सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सर एक बार देख लूंगा। अच्छा नवीन, अच्छा एक सवाल मेरा कि शेड्यूल कास्ट में अभी सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अभी फाइल लंबित है और उसमें कमेटी बन गई है, तो आपको लग रहा है जैसे ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन किया गया, तो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में भी सब कैटेगराइजेशन का बात चल रहा है, इसमें क्या है, संवैधानिक क्या है तथ्य और आप इसमें कितने सहमत हैं? क्योंकि सर संविधान में बताया गया है कि सर जो हमारे कास्ट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर सर पिछड़े हुए हैं, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड में अगर पिछड़े हुए हैं, उसके लिए सर सरकार स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, लेकिन उसके अंदर सब क्लास बन जाए ऐसा सर प्रोविजन डायरेक्टली संविधान में नहीं किया गया हुआ है।
लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली डिसीजन दिया है, तो उन्होंने सर इन तथ्यों पर ध्यान किया है कि सर ऐसा ना हो कि जिन वर्ग को लाभ दिया जा रहा है आरक्षण का, वह किसी उस वर्ग के किसी कुछ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित ना रह जाए। एक ही व्यक्ति को बार बार आरक्षण का लाभ मिल रहा है और उसी कम्युनिटी के कुछ लोग जो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, वो पिछड़े हो गए हैं। सर जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से सर ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर सर किन्हीं खास कम्युनिटी को अगर सर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो उनके सारे समूह को लोग को मिलना चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर उसके क्षेत्र के लोग ही बार बार ले रहे हैं। जैसे सर किन्हीं को मिल गया, उनके बच्चे भी लाभ ले रहे हैं, उनके बच्चे भी लाभ ले रहे हैं, और जो आज तक नहीं लाभ ले पाए हैं वो तो सर फिर कभी लाभ नहीं ले पाएंगे। सर मेरे ख्याल से सर ये एक अच्छा स्टेप है। और तो इसमें कहाँ तक है जायज? सर इसमें कमेटी बनी है सर, वो इस पर विचार कर रही है कि इसमें क्रीमी लेयर का ऑप्शन लगाया जा सकता है, या उसके अलावा अगर सर किसी ने अगर 2-3 जनरेशन तक लाभ ले चुका है तो उस पर डिबार किया जा सकता है। तो ये सर उस पर कमेटी विचार कर रही है, और सर कमेटी का रिपोर्ट आएगा तो सर मेरे ख्याल से वह बेहतर होगा, और उनको लगता है कि वो सभी वर्गों के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि जिनको लाभ जो अब तक छूट गए उनको लाभ कैसे दिया जाए। सर रिजर्वेशन या आरक्षण देने का उद्देश्य ही यह है कि जो सबसे निचले पायदान पर है उनको आगे कैसे लाया जाए। यह नहीं है कि जो सब पहले से ही आगे उनको फिर से हम आगे करते जा रहे हैं। तो सर उसके लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म बनाना होगा। वो या तो सर एक क्रीमी लेयर का बना दिया जाए, वो या तो बनाया जाए कि जो 2-3 बार ले चुके हैं उनको हम सर आउट ऑफ द बॉक्स कर दें। तो सर ये कमेटी विचार करके सर निर्णय देगी, तो सर फिर उसके बाद से होगा कि वह आरक्षण का लाभ सर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पेपर पढ़ा है आज आपने? सर कल का पढ़ा था, आज अभी नहीं पढ़ता है। अच्छा, कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर कौन सा पेपर पढ़ते हैं? हाँ, और दैनिक जागरण सर। कौन है संपादक उनके? सॉरी सर, नाम सर नहीं पता। अच्छा, ये की बताइए, ये कि गंगा पावर लिफ्ट योजना ये क्या है? सर ये योजना है बिहार के लिए, जिसमें क्या किया जाएगा कि सर जो गंगा नदी का जो सरप्लस वाटर है उसको थ्रू कैनाल हम गया और राजगीर के क्षेत्रों में जहाँ के सर वहाँ ड्राई रहता है उसको सर वहाँ पहुँचाने पर सर कार्य किया जा रहा है। यही सर। गुड, चलिए मैं आपका समाप्त करता हूँ साक्षात्कार, और फिर आपके बारे में कुछ जो बातें हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपने हॉबी में जिम दिया है सर, तो जिम का आविष्कार किसने किया? सर मॉडर्न जिम का आविष्कार तो सर एग्जैक्टली सर नहीं पता है, सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि डंबल किसी इंसान को अगर कोई शुरुआत अगर कर रहा है तो उसको डंबल साइकिलिंग इसमें कैसे कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? अगर कोई जिसका एथलेटिक बॉडी है तो उसको डंबल कितना लेना चाहिए, और कोई फ्लैक्टिव कोई इंसान है जिसका कि वेट बीएमआई में ज्यादा है उसको कितना लेना चाहिए? क्या रेशो क्या है? तो इसमें ऐसा है कि जो सर बिगिनर्स होते हैं जो पहले आते हैं तो सर पहले वो फ्री एक्सरसाइज करते हैं, और फ्री एक्सरसाइज के थ्रू सर अपने कैलोरी बर्न करते हैं। और सर डंबल का स्पेशली इस्तेमाल सर उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को सर फिट करने के लिए किया जाता है, उनको ट्रेन करने के लिए किया जाता है। सर जिनका बीएमआई इंडेक्स ज्यादा है सर उनके लिए बेटर रहता है कि वह रनिंग करे, जॉगिंग करे, साइकिलिंग करे, वार्म अप एक्सरसाइज करे, ये सब तक पहले बेटर होता है। उसके बाद सर जब थोड़ा उनका स्टेमिना बढ़ जाता है और सर जब थोड़ा उनका शरीर में पावर आ जाता है तो सर वो अपने वेट के हिसाब से 2.5 किलो हो या 5 किलो हो उसके हिसाब से सर वो अपना वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें सर सब कुछ वेट के साथ डंबल का भी कंसेप्ट है। जैसे अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसको इतने का डंबल उठाना चाहिए, किसी का 90 kg है तो उसका उतने उठाना चाहिए। तो रेशियो क्या है ये? सर ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, क्योंकि सर यह डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उठा रहे हैं और कौन सा वजन किस तरीके से उठा रहे हैं। जैसे सर अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर आप
कर्ल कर रहे हैं, डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो आप सर 5 किलो भी फिक्स से भी कर सकते हैं। लेकिन सर उसी को अगर सर आप हैमर कर्ल कर रहे हैं तो आप 10 किलो से भी कर सकते हैं। सर वह डिपेंड करता है कि वेट आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्टेमिना पावर क्या है, और आप किस एंगल से उस डंबल को कर रहे हैं। जैसे सर अगर आप चेस्ट, अगर उस पर भी सर आपका वजन करेगा, आप फ्लैट हो करके कर रहे हैं या सर स्टैंडिंग पोजीशन में है या सर सिटिंग पोजीशन में है, तो सर उस पर वैरी करेगा। तो इसमें प्रोटीन मिक्स का क्या है? प्रोटीन जो लेते हैं लोग प्रोटीन, तो उसमें पाउडर के रूप में जो प्रोटीन मिलता है जिम में, प्रोटीन क्या है? इसमें सर ऐसा है कि अगर हम लोग किसी दिन मसल्स को ट्रेन करते हैं तो सर मसल फैटिग होता है, मसल सर टूटता है, और सर टूटने के बाद जो मसल्स की रिकवरी होती है, तो रिकवरी के लिए सर प्रोटीनियस डाइट आवश्यक होता है। और जितना सर हमारा प्रोटीनियस डाइट होगा तो सर वो उतना जल्दी मेरा मसल रिकवर करेगा। तो सर प्रोटीनियस डाइट लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप सर जो हमारा एग है, चिकन है, उसके अपने कंजम्पशन को बढ़ाएं, या अगर आप उसमें कुकिंग फूड नहीं कर सकते हैं या अगर आप नहीं खा सकते हैं तो उसके लिए सर लोग प्रोटीनियस पाउडर के रूप में जाते हैं, जो कि सर वे प्रोटीन होता है, जो कि सर मिल्क फैट से एक्सट्रैक्ट किया रहता है, और उसको सर लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं आफ्टर द वर्कआउट। उससे क्या होता है कि सर आपकी मसल्स की रिकवरी आपकी सर तेजी से होती है। तो फैटिग महसूस क्यों करते हैं? क्या जर्नी हो जाता है कि शरीर जो है, मसल्स जो है फैटिग महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं? हाँ सर, पार्टी क्लियर नहीं बताया क्या सर? एक बार रिपीट किया जाएगा। अगर महसूस करते हैं आपका मसल, अगर मतलब वो बिल्कुल फैटिग महसूस करते हैं, तो वो क्या केमिकल है या क्या केमिकल रिएक्शन है हमारे, कि कौन सा ऐसा तत्व हो जाता है जिसको महसूस होता है जिम के वर्कआउट? सर एक हार्मोन सीक्रेट होता है। सर लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि सर 1 घंटे के वर्कआउट या जिम जाने से, या कोई भी वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि सर जिम से ही, कोई भी वर्कआउट करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से एक रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जो कि सर आपको दिन भर फ्रेश बनाए रखता है, दिन भर चुस्त जोश बनाए रखता है। सर वो पर्टिकुलर मैं सर भी हार्मोन का नाम सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितने देर का सर 45 मिनट। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नवीन जी, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है।